तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो ये जो टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के रूप में, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। और न सिर्फ इसे समझेंगे बल्कि इसे कैसे आसानी से याद किया जा सके उसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत का संवैधानिक विकास का अगर क्रम देखें तो वो शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पहला कानून है। और यह पहला कानून जो है ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा लाया गया था। तो कहाँ पर लाया गया? तो भारत में लाया गया था। भारत में कार्यरत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अब ये जो कानून था ये भारतीयों के लिए नहीं बल्कि ये कंपनी के लिए लाया गया था। तो लाया कहाँ गया? भारत में। इसलिए भारत का संवैधानिक विकास का क्रम अगर देखा जाए तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। अब यहाँ से दो तरह के प्रश्न उठता है। पहला कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, और दूसरा ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, किस प्रकार के प्रावधान थे। तो इन्हीं सब विषयों को जानना और समझना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों के समूह के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई 1599 में, और जिसे हम सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन इसका शुरुआती जो नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इसका शुरुआती नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडी। ये कंपनी का शुरुआती नाम था। तो अगर कभी पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि समय समय पर इसके नाम में बदलाव किया गया, तो शुरुआती जो नाम है वो आपके सामने है। और इसे ही एक अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इसे मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर भी कहा जाता है। इसे मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर के नाम से भी जाना जाता है। इतना कंपनी के नाम के संबंध में ध्यान रखिएगा। जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को, ये एक डेट है, 31 दिसंबर 1600 को चार्टर एक्ट 1600 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1600। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1600 का मतलब है कि इसे आप इजाज़तनामा कहिए, या इसे आप अधिकार पत्र कहिए, या इसे राजलेख कहिए, जो कि ब्रिटेन की महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। और इसमें क्या था कि कंपनी जो है वो 15 वर्षों के लिए, कितना? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इसे एकाधिकार प्रदान हुआ। तो कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। किस दिशा में? तो पूर्वी दिशा में। तो क्या मिला? तो व्यापारिक एकाधिकार मिला। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब कोई भी दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने नहीं जा सकती है। तो ब्रिटेन में कोई भी कंपनी बने ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो उत्तर की दिशा में जाए, वो पश्चिम की दिशा में जाए, लेकिन वो पूर्वी दिशा में नहीं जा सकती है। तो ये एक लाभ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन ये एकाधिकार जो कंपनी को मिला ये मुफ्त में नहीं मिला था। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ यानी कि भारत के साथ जो व्यापार करेगी और उस व्यापार में जो उसे लाभ होगा उस लाभ का कुछ हिस्सा उसे ब्रिटेन की सरकार को भी देना होगा। तब आप समझ सकते हैं कि एकाधिकार मुफ्त में नहीं मिला हुआ था। और इस एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? तो सबसे पहले 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया, और इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार मिला हुआ था उसे छीना गया। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं छीना गया, आंशिक रूप से छीना गया। मतलब चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में कंपनी को एकाधिकार प्राप्त रहा और अन्य अधिकार जो था वो छीन लिया गया।
और फाइनली देखिएगा कि फिर 1813 में एक और चार्टर अधिनियम आता है और इसके माध्यम से कंपनी के जितने भी अधिकार थे उन सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये दो अधिनियम जो है ये खास करके ध्यान रखिएगा, ये कंपनी के अधिकारों के संबंध में है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय साझेदारों की संख्या कितनी थी। यानी कि उस समय जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय 217 लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को बनाया था, यानी कि इन्होंने पैसा लगाया हुआ था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ास करके 217 जो है ये साझेदारों की संख्या है। और आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ कारोबार शुरू होता है और भारत में सबसे पहले ये सूरत से अपना कारोबार शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सूरत से अपना कारोबार शुरू करते हैं 1608 में। फिर कंपनी का धीरे धीरे क्षेत्रीय विस्तार होता है। फिर ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तक अपना व्यापार का क्षेत्रीय विस्तार कर लेते हैं। अब यही 3 ठिकाने इनके व्यापार का केंद्र बनता है और इन्होंने इन्हीं 3 ठिकानों पर व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित कर दी और व्यापारिक कोठियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने सैनिकों को भी तैनात किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, तो इनका अक्सर इनसे टकराव होता रहता था। इसलिए इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने सैनिकों को भी तैनात किया। तब अब यहाँ से समझिए कि ये जो सैनिक तैनात किए गए थे ये मुफ्त में, यानी कि ये पानी पीकर काम नहीं कर रहे थे, इनका भी तनख्वाह है, इनका भी पैसा हुआ, तो इनके भी पैसे देने हैं, यानी कर्मचारियों के भी खर्चे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला हुआ है? एकाधिकार। और इस एकाधिकार के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाभ है उस लाभ का कुछ हिस्सा उसे ब्रिटेन की सरकार को भी देना होगा और यहाँ के शासकों को भी इन्हें व्यापारिक शुल्क देना है, क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आए थे। व्यापारिक अनुमति, क्योंकि बिना अनुमति के अगर ये कारोबार करें तो सर जो है सर तन से जुदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय मुगलों का शासनकाल था और मुगलों में अकबर का शासनकाल था और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। और कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। तो उस समय अकबर का शासनकाल था और अकबर के शासनकाल में अंग्रेज व्यापारी आते हैं परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। आपने शायद नाम सुना भी होगा, स्टीफन थॉमस, फिर रॉल्फ फिच आते हैं। हालांकि इन्हें व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं होता है और अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है, ये भी असफल हुआ। फिर सर टॉमस रो को भेजा जाता है जहांगीर के दरबार में और ये व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल हुआ। तब जाकर इन्होंने सूरत से अपना कारोबार शुरू किया। तो इनके आय का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो भुगतान के रूप में चला जाता था। इसलिए यहाँ के शासकों से बहुत सारी व्यापारिक छूट, बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना चाहते थे और जब ये असफल हो गए तो फिर आपको पता ही होगा कि प्लासी और बक्सर जैसे 2 युद्ध होते हैं और दोनों युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत लेते हैं। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी, और फिर 1764 में बक्सर, और ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं। और ठीक इसके 1 साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत क्या होता है, उस समय बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव।
तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि होती है जिसे हम इलाहाबाद की संधि के रूप में जानते हैं। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था। तो ये जो संधि है ये शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि होता है और इस संधि के तहत होता यह है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दीवानी का मतलब है राजस्व संग्रह, यानी कि अब कर का जो संग्रह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है और प्रशासन का जो जिम्मा है वो यहाँ के शासकों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन का मतलब है दो प्रकार का शासन, एक है निजामत और एक है दीवानी। तो दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं अब देखने को मिलेगा। तो निजामत का मतलब है प्रशासन चलाने का जो अधिकार है वो यहाँ के शासकों, यहाँ के नवाबों के हाथों में छोड़ दिया और राजस्व संग्रह का जो अधिकार है अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा। तो निजामत का अधिकार शासकों और नवाबों के हाथों में, और दीवानी यानी कि अब ये अंग्रेजों के हाथों में चला गया, और जैसे ये अंग्रेजों के हाथों में चला गया तो हुआ ये कि लूट और खसोट का दौर शुरू हो गया, यानी कि भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो गया। क्योंकि ये तो व्यापारी थे, इन्हें तो राजनीति आता नहीं था, और जैसे इन्हें राजनीति में हस्तक्षेप किया और दीवानी अधिकार मिला तो ये राजस्व संग्रह के नाम पर लूट खसोट का दौर शुरू कर दिए और भ्रष्टाचार जो था वो सातों आसमान पर था। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि कंपनी के कर्मचारी मालामाल और कंपनी घाटे में। और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि 1768 में कंपनी की स्थिति खराब हो गई। कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो खराब होने लगा, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मालामाल होते जा रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। और फिर आगे चल के क्या हुआ कि 1772 में दिवालियापन के कगार पर कंपनी पहुंच गई। दिवालियापन के कगार पर कंपनी पहुंच गई। दिवालियापन का मतलब यह है कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी ये इतना खराब हो गई कि कंपनी को चलाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था और इसे अपने सरकार से कर्ज की राशि मांग करनी पड़ी कंपनी को चलाने के लिए। तो इन्होंने अपने सरकार से यानी ब्रिटेन से इन्होंने कर्ज के रूप में कुछ राशि की मांग की, करीब 10 लाख पाउंड के ऊपर का राशि से 10 लाख पाउंड के शायद ऊपर का राशि इन्होंने अपने सरकार से मांग किए। और इस मांग के आधार पर क्या हुआ कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जैसे ही इन्हें पता चला कि अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो यहाँ के सरकार से कर्ज मांग रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, तो क्या हुआ कि उस समय के प्रधानमंत्री को शक हुआ कि एक कंपनी जो कि ब्रिटेन से बनी है, जो कि भारत में अपना क्षेत्रीय विस्तार कर चुकी है
राजनीति में भी हस्तक्षेप कर चुकी है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी को कर्ज के रूप में राशि की मांग करनी पड़ी और इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति का एक गठन किया। गुप्त समिति का गठन किया और इस गुप्त समिति का कार्य था कि कंपनी के जो खराब स्थिति हुई है इसके कारणों की जांच करना। और जांच में और रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी के कर्मचारी जो है वो भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ चुके हैं, वो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। इसलिए कंपनी को अब नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को शासित करने के लिए वहाँ की सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। ये कंपनी को शासित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अब आइए हम समझते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। सबसे पहले क्या हुआ कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि पहले क्या था कि पहले तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अलग अलग थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। और आप यहीं से देख सकते हैं कि यहीं से भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। पहले क्या था, पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग, लेकिन अब इसके तहत बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे यानी कि गवर्नर थे उसे अधीन कर दिया गया। कहाँ? कलकत्ता के गवर्नर के अधीन। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। और अगला काम, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्य परिषद की स्थापना की गई। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल जो था वो सभी निर्णय स्वयं से लेता था, चाहे वो नीति के पक्ष में हो या विपक्ष में। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों को भी शामिल किया गया। अब गवर्नर जनरल को जो भी निर्णय लेने हो या नियम बनाने हो उसके लिए उसे अपने परिषद के सदस्यों से अनुमति लेना पड़ेगा और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि मनमाना अब नहीं चलेगा। तो यहीं से आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं भारत में कार्यपालिका का उदय शुरू हुआ। कार्यपालिका का मतलब है कि सत्ता के पक्ष में एक प्रधान होता है और उस प्रधान की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते हैं, जैसे कि वर्तमान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देख सकते हैं। तो यहीं से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कार्यपालिका का उदय होना शुरू हुआ। और अब क्या था कि अब बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। अब पहले क्या था कि गवर्नर जनरल सभी निर्णय अपने से लेता था और उसकी शक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कंट्रोल किया गया 4 कार्यकारी सदस्यों के माध्यम से। और इसमें वीटो शक्ति का अभाव था, यानी कि अब गवर्नर जनरल के जो परिषद के जो सदस्य हैं वो अगर चारों मिलकर अगर कोई नियम या कानून पारित कर दें तो एक अकेला गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तीसरा काम कि कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे को बनाया गया और इनके सहयोग के लिए 3 अन्य सदस्यों को भी जोड़ा गया। तो यहीं से भारत में न्यायपालिका का उदय होना शुरू हुआ। और चौथा देखिएगा कि ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के शासन में हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास किया गया। तो इसका मतलब यह है कि पहले जब ये कंपनी व्यापारिक रूप में भारत आई थी तो इसे व्यापार करने का अधिकार था, शासन चलाने का नहीं। लेकिन इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि इसे व्यापारिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का अधिकार इसे मिल गया। और अब इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी को शासित और उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो ये पहला प्रयास था, प्रथम प्रयास था। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया गया जिसकी संख्या 24 हुआ करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये कंपनी के सबसे टॉप लेवल पर होते हैं और यही कंपनी के लिए कानून और नियम कानून बनाते हैं।
तब इनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो और मजबूत हो गया और सशक्त हो गया। और अगला काम कि अब इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारतीयों से निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते हैं। तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्थाएं, प्रावधान। तो हमने इसके आने के पहले के कारणों को समझा और इसमें क्या व्यवस्था है हमने इसे भी जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।